हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। ये क्लास 9th के फिजिक्स का मास्टर वीडियो है। इसमें हमने आपके सभी चैप्टर डिस्कस किए हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सभी टॉपिक इजीली समझ में आएंगे। आपको सभी चैप्टर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं मोशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसको हम कहते हैं रेस्ट। अब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, अभी यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, पोजीशन चेंज। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, ठीक है। इसके एग्जांपल ये देखिए, अगर कोई बुक आपने टेबल में रखी है, तो ये बुक किस में होगी, रेस्ट में। और वहीं दूसरा एग्जांपल आप देखिए, अगर कार और बस रोड में रन कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही, इसका मीनिंग क्या है, कार और बस किस में है, मोशन में है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट आता है लीनियर मोशन, नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट आता है रोटेशन मोशन, देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में क्या हो रही है, मूव हो रही, ठीक है, इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई एथलीट स्ट्रेट ट्रैक में रन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। इसका एक एग्जाम्पल और है, जो हमारी ट्रेन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में रन करती है, इसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, लीनियर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये देखिए, कोई सर्कुलर पाथ है, तो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी रस्सी पे एक स्टोन को इस तरीके से होल्ड करते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेट होती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन मोशन। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, जो हमारी अर्थ होती है वो अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है, इस तरीके से अर्थ का रोटेशन होता है, सही है, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन मोशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और है, आपने लट्टू को देखा होगा, सही है, जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसको भी हम कहेंगे रोटेशन मोशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए, अगर आप 2 मिनट में टू 200 मीटर कवर कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट में फिर से 200 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर में फिर से 200 मीटर, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, आपने फर्स्ट 2 मिनट में कितना कवर किया, 200 मीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में आपने कवर किया 300 मीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में आपने किया 100 मीटर, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मोशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कहते हैं मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। फिर हमने देखा टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट है लीनियर। तो लीनियर मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई एथलीट स्ट्रेट ट्रैक में क्या कर रहा है, रन कर रहा है। फिर हमने देखा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या था, हमने किसी रस्सी पे कोई पत्थर को बांधा, फिर उसको हमने रोटेट कराया, तो वो क्या हुआ, उसका मोशन सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है, तो उसको हम कहेंगे रोटेशन मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्थ और लट्टू। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, अगर आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, अगर आप इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जितना पाथ कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आप सिंपल बोलोगे, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जितना पाथ कवर किया जाता है उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई लेंथ है, ये किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया हुआ पाथ की लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप ये समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से कोई डिस्टेंस, तो जो इसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको ये डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, ये कोई पर्सन है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना है, तो जो ये वाला पाथ है ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, जितना उसने पाथ कवर किया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इन दो पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस क्या हुआ, जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया उस पाथ की लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस, और जो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जो भी आपको एग्जांपल समझ में आया, एक ये है, अगर आप ए से बी कवर कर रहे हो, सही है, तो अगर आप इस तरीके से मूव किए हो तो इस तरीके वाला जो ये बन रहा है आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस इस तरीके से, और ये जो इनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम कहते हैं स्पीड। रेट चेंज से मीनिंग क्या है कि किसी टाइम पीरियड में आप कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इन दो का रेशियो क्या होता है, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इन दो का रेशियो क्या होता है, स्पीड। ठीक है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका मैं अभी यूनिट निकालना आपको सिखाता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको यूनिट याद होनी चाहिए और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपल बोलोगे स्पीड क्या हो गया, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस इन ट्रेवल इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट चेंज का मीनिंग क्या हो गया, फिर से वही, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका भी यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस दोनों में केवल ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये समझिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। अगर स्पीड है 20 मीटर सेकेंड और इसके साथ अगर डायरेक्शन जुड़ गया, डायरेक्शन का मीनिंग मैं बोलूँ साउथ से नॉर्थ, तो ये क्या बन गया, पूरा वेक्टर। ठीक है, ये बन गया वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। अगर हम स्पीड के साथ अगर उसकी डायरेक्शन भी बता देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, बस दोनों में केवल ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन की बात करें हम, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर यूनिट टाइम में आपने जितना वेलोसिटी गेन किया उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो,
रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे दो टाइम के एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपने अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो आपका जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो निकलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, वहीं अगर आपकी कार पहले रन हो रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, फिर नेक्स्ट आपने उसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कराया, तो वो क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको इतनी चीज क्लियर होगी। सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है जो किसी ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। नेक्स्ट हमने देखा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है, ये आपने ये डायग्राम देखा, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस कैसे होता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट देखा स्पीड। स्पीड क्या होता है, रेशियो होता है किस किस का, डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, या आप इसको बोलोगे यूनिट टाइम में आपने जितनी डिस्टेंस कवर की वो क्या हो गया, स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और आप इसको क्या बोल सकते हो, यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हो गया वेलोसिटी। ठीक है, ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम के रेशियो को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन देखे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इनिशियल वेलोसिटी की है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेस है किसके कंपैरिजन में, इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये हम आप ये ऐसे देखिए, ये a इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u अपॉन t। तो अगर v ग्रेटर है और u लेस है, तो ये क्या निकलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वहीं इसी का उल्टा, अगर यहाँ पे आपका a इक्वल टू वी अपॉन यू अपॉन टी, तो अगर v की वैल्यू लेस है, v की वैल्यू 2 है और u की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फर्स्ट हम एवरेज स्पीड को डिस्कस करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये रेशियो होता है टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम पीरियड का। ठीक है, तो आपने जितना टोटल पाथ कवर किया और टोटल टाइम जितना आपको लगा, इन दो का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये अर्थमेटिक मीन होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरफ से समझिए। अगर आप स्टार्टिंग में 2 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 3 मिनट में आप 10 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज हो जाएगा, टोटल कितना आपने पाथ कवर किया, 5 प्लस 10, और टोटल टाइम आपको कितना लगा, 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, 15 अपॉन 5, तो कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहीं अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए, तो फर्स्ट आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट आपकी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो 5 प्लस 10 अपॉन 2। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी ये अर्थमेटिक मीन होता है वेलोसिटी का, और नेक्स्ट ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या होता है,
ये होता है एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आपने ये डायग्राम देखा था इस तरीके से। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रही है वाला, तो ये इसकी क्या होगी? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये वाला जो पाथ है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा? इसका एग्जांपल आप देखिए, अगर आप अपने घर से आप अपने स्कूल तक चलते हो तो वो आपने डिस्टेंस कवर की, और अगर आप फिर से पहले घर से स्कूल गए फिर स्कूल से घर आ गए तो आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, आप ये डायग्राम समझिए। अगर आपने इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, आप यहाँ पहुँचे, फिर आप यहाँ से फिर से रिटर्न यहाँ पहुँच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो, क्योंकि आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम है। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? पाथ के बारे में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बताता है। ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज नहीं होता कभी भी टाइम के साथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच के डिफरेंस को। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड को हम बोलते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी को हम बोलते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सही है। स्पीड कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो और निगेटिव हो सकती है। ठीक है। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को भी हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस और स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। ठीक है। अब एक टॉपिक ये है कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप ये समझिए, अगर मैं बोलूँ आपको कि आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ से साउथ को मूव कर रहे हो, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? वेक्टर, क्योंकि ये है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन, तो ये बन गया क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूँ कि आप केवल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक है, मैं बोलूँ आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिया हो तो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया हो तो वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आप इसमें देखिए, फर्स्ट है डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ। तो फर्स्ट जो ये है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ये देखिए आप यहाँ पे, इसमें आप स्टार्टिंग के 5 मिनट में 500 कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से 500 कवर कर रहे हो, नेक्स्ट 5 मिनट में 500, तो आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हुआ? यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। जो ये नेक्स्ट है ये नॉन यूनिफॉर्म का है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टार्टिंग के 2 मिनट में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, लेकिन बाद में आप ये देखिए नेक्स्ट जो ये है यहाँ पे 6 से 8 में आप कितना कवर कर रहे हो? 10 मीटर। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? शुरू के 2 मिनट में 2 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर में 3 मीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में 6 मीटर, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ, जीरो एक्सीलरेशन। तो आप ये फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट वाला, इसमें क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी ये वाई डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो एक्सीलरेशन ग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट में आप ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ।
ठीक है, क्योंकि आपका जो इक्वल टाइम में है इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसमें क्या हो रहा है आपका, इक्वल टाइम में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो रेगुलेट होती जा रही है, वो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये आपको ये चारों ग्राफ पता होने चाहिए। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस और टाइम का, ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही, तो नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बनेगा। नेक्स्ट है जीरो एक्सीलरेशन टाइम, वेलोसिटी और टाइम का, तो इसमें क्या बनेगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इस तरीके से बनेगा। ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में टाइम, तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, सही है। वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज होती है ऊपर नीचे में, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म का आपको दिख ही रहा है, इक्वल टाइम में जो वेलोसिटी हो रही है वो रेगुलेट होती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टडी करना आना चाहिए कि ग्राफ को हम कैसे स्टडी रीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, सही है। तो यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, a क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और s क्या है डिस्टेंस कवर। तो जो ये इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही है, सही है। तो फर्स्ट अगर हम इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो मैं ग्राफ को रीड करना आपको बताता हूँ, ये है मोशन का है, तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस क्या है, ये है u और ये है v, ठीक है, इतनी डिस्टेंस है t, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो u को हम कितना डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, do, और इसको ea भी ले सकते हो आप, ये ea वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी u, और v कौन सी वाली डिस्टेंस है, ये वाली है co और be वाली, ठीक है, ये be और क्या है co, ये क्या है v है, t क्या है, t है oe और da, ठीक है, ये है a। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपको पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, सही है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो ये a इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है ये, और इनिशियल वेलोसिटी ये, ठीक है, इन दो का जो डिफरेंस होगा उसके अपॉन में टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू डी सी अपॉन टी। तो अब डी सी की वैल्यू क्या होगी, ये है वी माइनस यू, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप ये देखिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम एरिया निकालेंगे किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो एरिया का कैसे कैसे फाइंड आउट होगा, ये आप ये देखिए, यहाँ पे इतना एरिया प्लस ये वाला एरिया, सही है, ये बन रहा है ट्रायंगल, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस क्या है टी, हाइट क्या है v माइनस यू, ठीक है। और जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका क्या हो जाएगा, ये है t और ये हो जाएगा u, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो s इक्वल टू जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो रहा है वो क्या बन जाएगा, u इंटू टी प्लस ट्रायंगल का क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या था आपका t और हाइट कितनी थी v माइनस यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो ये v माइनस यू की वैल्यू पुट करोगे, v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए टी, सही है। ये कहाँ से बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले
आपने क्या किया, जो आपने डिस्टेंस कवर करनी है वो इतना एरिया कवर करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ बन रही है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है u, ये है t। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो गया, ut। सही है। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे t, तो 1/2 इंटू टी। और हाइट कितना है, हाइट ये वाली हाइट है, तो ये क्या है v माइनस यू। ठीक है, तो v माइनस यू की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी। तो ट्रायंगल का आपका पूरा एरिया बन जाएगा हाफ यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। सही है। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। सही है। तो आप यहाँ पे देखिए, डायग्राम में आते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये है u, ये है v। सही है, तो u प्लस v, और इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है t अपॉन 1/2 इक्वल टू s। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड आउट करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड करोगे, t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, तो जिससे आपका ये वाला थर्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझाना। फर्स्ट आपने क्या किया, एक्सलेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हुआ। अब u को ये इक्वल के इधर शिफ्ट करोगे, तो ये u यहाँ पे माइनस का, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सही है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया को v इक्वल टू वी प्लस यू टी कैसे होगा। ठीक है, तो v इक्वल टू यू टी u प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को हमने टू पार्ट में किया, एक पार्ट में हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला, एक में हमने ट्रायंगल का। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सही है, रेक्टेंगल बन रही है। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है u, ये वाली है t। तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया ut। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ बेस। बेस कितना है यहाँ पे, ये देखिए t, और हाइट है v माइनस यू। ठीक है, तो अब आपने जो ये ट्रायंगल का जो एरिया निकाल लेते, हाफ t और v माइनस यू। तो v माइनस यू की वैल्यू आपने कहाँ से निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से। उसकी वैल्यू कितनी थी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो आपने ये ए टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या निकल गया आपका, ए हाफ टी इंटू ए टी। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो आप जब इन दोनों एरियाओं को ऐड करोगे, तो आपका s इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला इक्वेशन क्या था, यहाँ पे हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड आपकी देखी यहाँ पे क्या क्या थी, ये था u, ये था v। तो इन दो का सम u प्लस v। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस था t। तो t की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, तो फर्स्ट से क्या निकला, v माइनस यू अपॉन ए। तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो आपका बन गया ये v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन ए। तो अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होगा, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू s। अब ये जो ये डिनोमीटर में ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों इक्वेशन कैसे बनती हैं। ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल बने। जो ये इक्वेशन अभी अभी प्रूव किया है, ये आपके स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज होंगे, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव होगा, तो वहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा,
तो वहाँ पे आप ए की वैल्यू लोगे माइनस का जी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो वहाँ पे आप लोगे प्लस का जी। तो हम देखते हैं ये इक्वेशन कैसे बनेंगे। तो उसके लिए आपका क्या बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक का रिप्लेस करके हम जी ले लेंगे, और जी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बार हम इसको क्विक रिवाइज करते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट क्या है, मोशन। मोशन क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसको हम कहते हैं मोशन, ठीक है। ये आप देखिए, ये आप यहाँ पे थे, कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे पहुँच गए तो आपका पोजीशन चेंज हुआ, तो आपका क्या हुआ, मोशन, ठीक है। अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे रेस्ट। अगर कोई बुक आपने टेबल में रखी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। नेक्स्ट आपने देखा लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर मोशन क्या था, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या था, अगर किसी पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या था, रोटेशन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। इसका एग्जांपल क्या था, अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होती है यूनिफॉर्म मोशन, एंड इक्वल टाइम में नॉन अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, कोई एक्चुअल पाथ कवर किया था किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, सही है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय ए ऑब्जेक्ट, सही है। नेक्स्ट था डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। किसी दो पॉइंटों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये कोई पर्सन था जिसने इस तरीके से क्या किया, पाथ कवर किया, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये इसके बीच, इन दो पॉइंटों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखा स्पीड। स्पीड क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो वो क्या होता है, स्पीड। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेशियो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी टू टाइम, सही है, या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी से, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन क्लियर हो गया होगा कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। और निगेटिव एक्सेलरेशन जब आपकी फाइनल वेलोसिटी लेस होगी किससे, इनिशियल से, ठीक है। फिर आपने देखा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, ये होता है अर्थमेटिक मीन होता है वेलोसिटी का, या टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक्चुअल पाथ कवर था किसी ऑब्जेक्ट का, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टर डिस्टेंस थी। फिर डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। जो आपका डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं होता है, जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखा। स्पीड क्या था, स्पीड था रेशियो ऑफ किस किस का, डिस्टेंस और टाइम का। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, सही है। दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। फिर मैंने बोला स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ से साउथ को जा रहे हो तो वो वेलोसिटी होगा। अगर आप केवल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो तो वो क्या हो गया, स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ग्राफ को डिस्कस किया। यहाँ पे आपने फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा। सेकंड आपने
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा। फिर आपने यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म का एक्सेलरेशन तीनों का ग्राफ देखा। सही है। जीरो एक्सेलरेशन क्या था, जब वेलोसिटी जीरो थी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही थी। नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी गेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन, तो जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2a। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने का ट्राई करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है। तो सिंपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी, आप उस पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वह ऑब्जेक्ट या तो मोशन में आएगा या मोशन में आने की कोशिश करेगा। और वहीं इसी का अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वह ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में आएगा या रेस्ट में आने का कोशिश करेगा। ठीक है। फोर्स टू टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 न्यूटन फोर्स ईस्ट में अप्लाई हो रहा है और 2 न्यूटन वेस्ट में, 5 न्यूटन नॉर्थ में एंड 5 न्यूटन साउथ में। तो जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्टेंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 2 2, तो जो ईस्ट वाला है वो पॉजिटिव, वेस्ट वाला निगेटिव, तो 2 से 2 कट हो गया। ठीक है। वही 5 न्यूटन आपका नॉर्थ में लग रहा है, 5 न्यूटन आपका साउथ में है। नॉर्थ वाले को आपने पॉजिटिव लिया तो साउथ वाले को निगेटिव, तो ये क्या होगा 5 से 5 कट, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा जीरो। तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स। ठीक है। इसी का अपोजिट दूसरा है, ये आप देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने 2 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में अप्लाई किया, 3 न्यूटन का वेस्ट में, 5 न्यूटन नॉर्थ में, 10 न्यूटन साउथ में। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन तो ईस्ट में लग रहा है और 3 वेस्ट में, तो ऑब्जेक्ट किधर को मूव करेगा, जिस साइड को ज़्यादा फोर्स होगा तो ये इस साइड को मूव करेगा 3 वाले डायरेक्शन में। वहीं दूसरा क्या है, 5 लग रहा है नॉर्थ को, 10 लग रहा है साउथ को, तो बॉडी किस साइड को मूव करेगी, साउथ की ओर। तो इसका रिजल्टेंट इस तरीके से वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, अनबैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही बने रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है। अगर वो मोशन में होगी तो मोशन में बने रहना चाहेगी, रेस्ट में होगी तो रेस्ट में बना रहना चाहेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया क्या हो गया, इनर्शिया भी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है चेंज ऑफ स्टेट के। सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्टेट को चेंज करें तो वो ये प्रॉपर्टी इनर्शिया क्या करेगा, उसका अपोज करता है। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट का अपोज। ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल में रखी है, कोई बुक आपकी टेबल में है, तो वो टेबल में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई आपने बुक टेबल में रखी है, वो खुद ब खुद एक कोने से दूसरे कोने जा रही है, वो कब जाएगा, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप का इनर्शिया होता है। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। आप उसका अगर पोजीशन चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, उसका अपोज करेगी। इसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जांपल क्या है,
अगर आप किसी रुकी हुई बस में बैठे होते हैं, बस अगर अचानक चलना स्टार्ट करती है तो आप पे एक क्या लगता है, झटका लगता है पीछे की ओर। ठीक है, ये आप डायग्राम में देखिए, ये अगर ये रुकी हुई कोई बस है और इस बस ने अचानक से चलना स्टार्ट किया तो आप पे झटका एक पीछे की ओर लगता है। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया के कारण, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्ट में रहती है और बस चलना स्टार्ट कर देती है, तो हमारी बॉडी एकदम मोशन में नहीं आ पाती है, तो इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और तो हम उसको अगर रेस्ट में लाएंगे तो वो क्या करेगा, रेस्ट में आने का अपोज करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी क्या है, अगर आप किसी बस में बैठे हो, बस ने अचानक ब्रेक लगाया तो आपका क्या होगा, बॉडी क्या रहती है, मोशन में रहती है, जिस कारण हमारा जो हेड होता है वो नेक्स्ट सीट पे टकरा जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपल दो चीजें समझ में आएगी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहती है, अगर हम उस पर जब तक कि फोर्स ना अप्लाई करें। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो गया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करें तो वो उसका अपोज करेगी। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी पत्थर को रोटेट कर रहे हो, सही है, तो ये इसी डायरेक्शन में रोटेट करते रहना चाहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा फोर्स। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने का ट्राई करता है या चेंज करता है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का फोर्स होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट हमने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, फिर हमने देखा इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी के चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करना। ठीक है, यहाँ पे हमने थ्री टाइप के इनर्शिया देखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट स्टेट का अपोज करेगी, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, हम उसको रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो वह इसका अपोज करेगा। नेक्स्ट था इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है हम उसको रेस्ट में लाएंगे तो वह क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वह उसी डायरेक्शन में मूव होता रहना चाहेगा, अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको हम p से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कोई बॉडी है और इसका मास है m और ये v स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, m इंटू वी, इसको हम p से डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके रेट चेंज ऑफ मूवमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मूवमेंट उतना चेंज होगा। सही है, ये आप सिंपल देखिए, ये कोई बॉल है, सही है, आपने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगी,
वही आप इस सेम बॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, और मोर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो सिंपल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। आप इसका डेरिवेशन इस तरीके से समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट m है, सही है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, सही है। तो इसका इनिशियल मूवमेंट क्या हो गया m इंटू यू, और फाइनल मूवमेंट m इंटू वी, सही है। हमने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, सही है। आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो अब उसका जो वेलोसिटी होगी वो होगी v, तो उसका इनिशियल मूवमेंट होगा वो क्या होगा m इंटू यू, फाइनल मूवमेंट क्या होगा m इंटू वी, ठीक है। तो चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, फाइनल मूवमेंट अपॉन इनिशियल मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपने mv माइनस एम यू क्या हो गया, चेंज ऑफ मूवमेंटम, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या था, चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल था, फोर्स, सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, चेंज ऑफ मूवमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा k, सही है। तो ये क्या हो गया, F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, और अब आपको पता है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये इस फॉर्म में आ गया, फोर्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर से आपने m को कॉमन ले लिया, तो जो ये वाला टर्म है ये v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से आपने t की वैल्यू निकाल दी, सेम मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से, तो t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या हो गया, a हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका जो ये फोर्स बना F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करते हो उसके रेट चेंज ऑफ मूवमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है। तो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास था m, ठीक है, ये इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा था, आपने इस पे F फोर्स अप्लाई किया, अब ये क्या कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल मूवमेंट क्या हो गया, m इंटू यू, सही है। फाइनल मूवमेंट क्या हो गया, m इंटू वी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है एम वी माइनस एम यू, सही है, ये क्या होता है, ये होता है चेंज ऑफ मूवमेंट। तो सेकंड लॉ ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मूवमेंट अपॉन टाइम के, ठीक है। तो आपने इस वैल्यू में इसकी वैल्यू पुट की, तो आपका जो ये आया F इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, यहाँ से m को आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, v माइनस यू अपॉन टी, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है एक्सेलरेशन की, तो ये क्या बन गया, m F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम किसको फाइंड आउट करते हैं, फोर्स को। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डायन, ठीक है। एक यूनिट अब हम डिस्कस करेंगे 1 न्यूटन को। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स। या आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 केजी, अब हमें मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि इसका जो एक्सीलरेशन क्या हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 न्यूटन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो 1 केजी के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 kgf इक्वल टू होगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है।
आप इसको इस तरीके से समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने एक लार्ज फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स फोर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इम्पल्स फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करते हो उसका आपको इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई बॉडी है, आपने इस पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी भी आप पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर हम स्विम करते हैं तो हम वाटर को पीछे को धकेलते हैं अपने हाथों से, और उतना ही फोर्स वाटर भी हम पे लगाता है और वाटर हमको आगे को धकेलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन से क्या होता है, एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, क्योंकि जो बुलेट आगे को फॉरवर्ड मूव होती है तो वो एक इक्वली एंड अपोजिट फोर्स बैकवर्ड में लगाती है। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई भी फोर्स अगर आगे को लग रहा है तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ही आपने इस तरीके से ये घोड़ा गाड़ी देखी होगी, तो यहाँ पे जो ये घोड़ा होता है ये रोड पे जितना फोर्स अप्लाई करता है तो रोड भी क्या करती है, घोड़े पे उतना ही फोर्स आगे को अप्लाई करती है, इसीलिए ये पूरा जो घोड़ा गाड़ी है आगे को मूव करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो भी तो आपको थप्पड़ मारेगा, वो आपको ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई ये दूसरे गाल पे थप्पड़ मार। ये गांधी जी वाला टाइम नहीं है, ये इक्वल एंड अपोजिट वाला। अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो आपको भी थप्पड़ मारेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो उसका टोटल लीनियर मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो उसका लीनियर मूवमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे हम, ये एक ऑब्जेक्ट है m, दूसरा है m2, दोनों u1 और u2 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। इन पे क्या हो गया, ये एक दूसरे से टकरा गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये FA और FB दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया। अब क्या हो गया, ये आप टकराने के बाद जो फर्स्ट बॉडी है वो v1 स्पीड से मूव करेगी, जो सेकंड बॉडी है वो v2 स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया कि यहाँ पे 2 बॉडी हैं, A एंड B, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 एंड u2। सही है, मास क्या है, m1 एंड m2। जब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो ये आपस में टकराते हैं, उसके बाद इनका जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, v1 और v2। सही है, तो जो यहाँ पे बॉडी B पे बॉडी A ने कितना फोर्स लगाया, m2 इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन t। ठीक है, ये कैसे हमने फाइंड किया, ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड आउट किया, F इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। ये कहाँ से फाइंड आउट किया था हमने, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सेम चीज ये यहाँ पे देखिए आप, जो सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी के कारण वो क्या है, F इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। सही है, और अगर ये फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से जो ये सेकेंड बॉडी है B बॉडी है वो A पे भी फोर्स लगाएगा, तो उसने कितना फोर्स लगाया, FB की वैल्यू क्या है, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, किससे, न्यूटन के थर्ड लॉ से। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल रखोगे। इक्वल क्यों रखा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। तो FA ने जितना फोर्स लगाया उतना ही FB भी फोर्स अप्लाई करेगा। तो आपने ये इक्वेशन इक्वल रख दी, तो यहाँ पे T से T कट हो गया,
आपने ये यहाँ पे इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। इसका मीनिंग क्या है कि इन ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मूवमेंट था टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपने इस इक्वेशन से कंक्लूड किया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो मूवमेंट होगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हमने पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने फोर्स को डिस्कस किया। तो फोर्स क्या था, एक एक्सटर्नल एफर्ट था जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या तो चेंज करेगा या चेंज करने का ट्राई करेगा। फोर्स क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। सही है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या थी, न्यूटन। ठीक है, आपने इसको ऐसे समझा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उस पर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में आएगा या रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो है ऑब्जेक्ट या तो मोशन में आएगा या मोशन में आने का ट्राई करेगा। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो उसको आप कहते हो बैलेंस फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको आप कहते हो अनबैलेंस फोर्स। उसको आपने ये डायग्राम के थ्रू समझा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। वहीं अगर 2 न्यूटन का ईस्ट में लग रहा है और 5 न्यूटन का वेस्ट में लग रहा है तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। फिर आपने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का सिंपल सा मीनिंग है कि स्टेट चेंज का अपोज होना। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 3 टाइप के इनर्शिया देखे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, अगर हम उसको मोशन में लाएंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। दूसरा था इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में बना ही रहना चाहेगा, और अगर हम उसको रेस्ट में लाएंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। नेक्स्ट था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव होते रहना चाहेगी, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आपने देखा कि आप किसी रुकी हुई बस में बैठे हो, जैसी बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन बस क्या होती है, मोशन में आ जाती है, इसलिए हमें एक पीछे को एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। नेक्स्ट है, हम एक चलती हुई बस में अगर अचानक ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है, तो उसको रेस्ट में आने में टाइम लगता है, इसलिए हमें क्या लगता है, आगे की ओर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सही है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमने देखा न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके रेट चेंज ऑफ मूवमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कोई बॉडी एम है, सही है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, तो उसका जो मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट हो गया वो क्या हो गया, m1u1, फाइनल मूवमेंट हो गया mv, तो चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, mv माइनस mu। तो हमने बोला जो हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उस पर क्या हो गया, mv माइनस mu अपॉन टी। तो यहाँ से आपने m कॉमन लिया तो v माइनस यू अपॉन टी बना। v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन, तो आपका यहाँ से f इक्वल टू m इंटू ए बना। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी u, आपने इस पर f फोर्स अप्लाई कर दिया, अब इसकी स्पीड कितनी होगी v, सही है, तो इसका चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगा m v माइनस m u, और रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम t से डिवाइड कर देंगे, ये किसके इक्वल था, f के, यहाँ से m कॉमन आएगा तो f इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, और जो ये v माइनस यू अपॉन टी ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल। तो यहाँ पे आपको मिल गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा,
न्यूटन और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, डायन। ठीक है, अब आपने एक न्यूटन को डिफाइन करना है, तो एक न्यूटन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स टू रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ मास टू प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे आपको जितना फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 kg पर मीटर स्क्वायर के, और 1 kg अब इक्वल होता है 1.9 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी पे, उसको कहते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके बेल को बजाते हो, जो स्कूल में बेल होती है, आप उस पर क्या करते हो, एक फोर्स अप्लाई करते हो तभी उस पर आवाज आती है, तो आप क्या कर रहे हो, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करो, तो वो क्या हो गया, इम्पल्सिव। ठीक है, ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसको हम F इंटू टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, हम जो भी एक्शन करते हैं उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था, अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है तो वो पानी को पीछे को धकेलता है, और पानी क्या करता है, हमको आगे को धकेलता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था, कोई भी अगर क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो जो गन आगे को मूव हो रही है, जो बुलेट आगे को मूव हो रही है, तो वो गन पे एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, इसीलिए हमें जब हम गन को यूज करते हैं तो एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल क्या है, जो ये घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा जितना फोर्स रोड पे अप्लाई करता है, रोड उतना ही फोर्स क्या करते हैं, घोड़े पे भी अप्लाई करती है, इसीलिए घोड़ा गाड़ी आगे को चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका टोटल मूवमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपने इसको इस तरीके से समझा, कोई दो बॉडी हैं, सही है, ए और बी। ए क्या कर रहा है, u1 स्पीड से मूव कर रहा है, m2 क्या कर रहा है, v2 स्पीड से मूव कर रहा है, सही है। तो ये क्या हुआ है, ये कुछ टाइम बाद ये आपस में इनमें कोलिजन हो गया। अब ए ने बी पे कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ बी, सही है, और बी ने ए पे कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ ए। अब कोलिजन के बाद ये क्या होते हैं कि जो ए वाला है वो v1 स्पीड से मूव करेगा, और जो बी वाला है वो v2 स्पीड से मूव करेगा। तो आपने इसका यहाँ पर से न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम से ये वाली इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाई, और ये वाली इक्वेशन सेकंड के लिए। अब आपने न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या देखा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड रिएक्शन, तो आपने इन दोनों को इक्वल रखा, यहाँ पे आपका टी से टी कट गया, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 कैलकुलेट होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो जो एल्जेब्रिक सम होगा मूवमेंट का वो क्या होगा, इक्वल होगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपके दो टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। फर्स्ट वाला आपका फोर्स इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे, जिसमें m दिया होगा आपको, ये होगा मास, और एक्सेलरेशन आप पहले फाइंड आउट करोगे मोशन की इक्वेशन से, जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, फाइनल वेलोसिटी दी होगी, टाइम दिया होगा, इससे आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, देन आपका फोर्स कैलकुलेट होगा। सही है, आपको ये बोला गया होगा कि कोई 2 kg की कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 मिनट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सही है, और t क्या है, टाइम पीरियड। तो इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे आपको मास भी दिया है और एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करोगे, तो आप इजीली फोर्स को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल बनेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट, इस वाले फॉर्मूले से। इसमें आपको दो मास दिए होंगे जो आपस में क्या कर रहे होंगे, कोलिजन कर रहे होंगे, जिसमें इनका इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा और एक बॉडी का फाइनल वेलोसिटी दिया होगा, दूसरे का फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेगा। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है,
इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ये नेचर में काफ़ी वीक फोर्स होता है। इसको सबसे पहले न्यूटन ने डिस्क्राइब किया और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया। उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट और उनके डिस्टेंस के बीच का जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इसको यहाँ पे डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है m2। तो उन्होंने बताया कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे F1 फोर्स अप्लाई करेगा, ये F2। तो अब ये इक्वली फोर्स होगा। तो जब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, तो m1 इंटू m2। ठीक है, और जो इनके बीच का जो ये गैप है रेडियस, जिसको हम इनके सेंटर का डिस्टेंस कह सकते हैं, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से दो इक्वेशन बनेंगी आपकी। फर्स्ट तो जो ये फोर्स होगा वो इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो इनके बीच का गैप r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को जब हम पुट करेंगे एक की में, तो ये बनेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r के स्क्वायर। आपको पता है फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसको हम g से डिनोट करते हैं और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी। नेक्स्ट सबसे पहले ये किसने डिस्क्राइब किया, ये किया न्यूटन ने। तो इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं। उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्टों के मास के प्रोडक्ट, सही है, कि प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स, और जो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट इस सी से हमने क्या डिस्क्राइब किया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r के स्क्वायर। m1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, r क्या है, दोनों ऑब्जेक्टों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ये कैलकुलेट करना कि सन किसी प्लेनेट पे कितना फोर्स कैलकुलेट करेगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सन का मास और प्लेनेट का मास का प्रोडक्ट होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसमें हम ये g की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं इसके, हम यहाँ से इस वाले ग्रेविटेशन फोर्स से क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मून अर्थ के चारों ओर रोटेट हो रहा है, तो जो अर्थ है वो मून पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है या मून अर्थ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सन प्लेनेट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, सन मून पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हम इसमें एक पॉइंट और समझते हैं, फ्री फॉल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे को छोड़ते हैं तो वो एक वेलोसिटी से नीचे को मूव करती है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। अब इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे को गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, सही है, पर सेकंड, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से नीचे को छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली चेंज होगी क्योंकि वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। अब जब ये यहाँ पे आई तो इसकी वेलोसिटी हुई 3 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी वेलोसिटी ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो पर सेकेंड, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम g से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 इंटू 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई चीज़ नीचे को गिराई जाती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने न्यूटन्स के जो 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ पे ए को रिप्लेस करके यहाँ पे g आ जाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे को मूव करेगी तो वहाँ पे उसको ए की जगह में ये क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। सही है, क्योंकि ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पर हम एक को रिमूव करके g लेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सही है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है, v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वहां पे माइनस जी आता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वहां पे प्लस जी आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे को गिराई जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा पर सेकंड, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था, अगर यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को हमने न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ से इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमने ये अर्थ को एज्यूम कर लिया और अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लिया। तो ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की रेडियस है, ऑब्जेक्ट का सेंटर है वो काफ़ी स्मॉल है, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने ये वाली इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, नेक्स्ट हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये चीज कैलकुलेट की थी, F इक्वल टू एम ए। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए यहाँ पे ए को हटा के हम जी लेंगे। तो अब F इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई आपको, एक F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर के स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेकेंड आपका यहाँ पे F इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो एम जी इक्वल टू जी एम एम आर का स्क्वायर, तो m से m कट गया तो आपका g इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल जी एम आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल m क्या है, जो लार्ज साइड के ऑब्जेक्ट था उसका रेडियस, और सॉरी मास, और r क्या है, अर्थ का रेडियस। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया इसमें। हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकालना था, तो सबसे पहले हमें ये वाला चीज़ मिला किससे, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सेकंड ये वाला फॉर्मूला, जो सेकंड वाला फॉर्मूला मिला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हमने दोनों को कंपेयर किया तो हमारा स्मॉल जी इक्वल टू क्या गया, कैपिटल जी एम अपॉन आर के स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, और एक चीज़ ये है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। और कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जो न्यूटन के थर्ड लॉ थे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी वाले इक्वेशनों में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट है मास एंड वेट। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं मास। ठीक है, इसका यूनिट होती है केजी। ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास आपका अर्थ में भी उतना ही होगा जितना मून पे होगा। नेक्स्ट है वेट। वेट क्या होता है, जो अर्थ हम पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है वही होता है हमारा वेट। ठीक है, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो W इक्वल टू एम जी। ठीक है, और वेट हमारा वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस।
और वेट हमारा जी पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेट वेरी करता है। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी ने जितना मैटर कंटेंट किया होता है वो होता है मास। वेट क्या होता है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है वो होता है वेट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास और वेट में डिफरेंस, तो ये आपको याद होना चाहिए। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, वेट क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, सही है। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, ठीक है। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मास होता है जितना मैटर कंटेंट किया होगा किसी बॉडी ने, वो होता है मास। वेट क्या होता है, किसी बॉडी ने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसी बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम कहते हैं वेट, ठीक है। मेन पॉइंट ये, मास कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट होता है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। एग्जांपल के लिए अर्थ पे हमारा मास कॉस्ट जितना होगा उतना ही मून पे होगा, लेकिन वेट जितना अर्थ पे है उतना मून पे नहीं होगा, वो जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और मास का यूनिट होते हैं केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। आपको एक रिलेशन ये याद रखना है, हमारा जो मून पे मास होगा वो 1/6 होगा मास ऑफ अर्थ के। अगर आपका वेट क्या है, अर्थ पे है 60 केजी, तो मून पे कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 60, तो वो आ जाएगा 10 केजी, ठीक है। ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मून पे हमारा वेट होगा वो अर्थ के 1/6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सिंपल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। ये कोई एरिया है, सही है, इसके यूनिट एरिया पे जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे वो क्या होता है प्रेशर, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप ये देख लोगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप एरिया को यूनिट रखते हो तो आपका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है। तो आपको सिंपल से याद रखना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप को इसकी यूनिट भी याद होनी चाहिए, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको यूनिट निकालनी नहीं आती तो फोर्स का यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है प्रेशर इन फ्लूइड। तो अगर हमने किसी कंटेनर में फ्लूइड रखा है तो फ्लूइड के वेट के कारण इसके बेस पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड के वेट के कारण जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है। और ये हाइट पे डिपेंड करती है, सही है, क्योंकि जो ये प्रेशर P इक्वल टू होता है रो जी एच, तो जितनी डेप्थ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बाउंसी। जब हम किसी भी बॉडी को फ्लूइड में मर्ज कराते हैं पार्शली या फुली, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम कहते हैं बाउंसी फोर्स, ठीक है। और ये बाउंसी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ये आपका फ्लूइड है, इसमें आप किसी बॉडी को मर्ज करा रहे हो, पार्शली या फुली जितना भी होगा, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, इसको हम कहते हैं बाउंसी या बाउंसी फोर्स, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट बाउंसी फोर्स से लेस है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा या तैरेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है बाउंसी फोर्स से तो क्या हो जाएगा, बॉडी डूब जाएगी, या आप ऐसे समझिए, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने फ्लूइड भरा है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ये है, ये फ्लूइड है, या आपने कोई ऑब्जेक्ट रखी, इस पर एक बाउंसी फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो गया बाउंसी फोर्स से तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा।
लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, लेस होगा बाउंसी फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा या तैरेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा प्रेशर इन फ्लूइड। तो हमने क्या देखा, फ्लूइड के वेट के कारण बॉडी पे क्या लग रहा है, कंटेनर पे एक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और प्रेशर हाइट इंक्रीज होने पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा बाउंसी। बाउंसी क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मर्ज या फुली या पार्शली मर्ज कराते हैं तो उस पर एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं बाउंसी फोर्स। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा बाउंसी फोर्स से तो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर फोर्स ऑफ जो ये बाउंसी फोर्स ज़्यादा होगा बॉडी के वेट से तो बॉडी फ्लोट करेगी या तैरेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अगर हम किसी बॉडी को पार्शली या कंप्लीटली मर्ज कराते हैं तो उसमें एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना बॉडी ने वाटर को डिस्प्लेस किया हो। ठीक है, आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए। आपने ये वेट को इस वाटर में मर्ज कराया तो अब ये वेट कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ये देखिए इसने इतना वाटर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसको इक्वल होगा, जितना वेट इस वाटर का है। ठीक है, हमने बोला अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में मर्ज कराते हैं तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। वो फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और एक पॉइंट और है, यहाँ पे जो ये बॉडी है इसका वेट लेस अपेयर होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक बार और समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज ने क्या बोला, अगर हम किसी भी बॉडी को वाटर में फुली या पार्शली मर्ज कराते हैं तो इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, वो अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, जितना वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने इस बॉडी को इस वाटर में मर्ज करा दिया तो इसने इसका इतना पार्ट वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये वाटर किसके इक्वल है, जितना इस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, जब हम इस बॉडी को वाटर में डिस्प्लेस कराते हैं तो इस बॉडी का वेट लूज होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहला इसका वेट था 20 kg, जब हम इसको वाटर में मर्ज कराएंगे तो इसका वेट बचेगा 16 kg। ठीक है, ये जो ये डिफरेंस आया 4 kg का वो किसके कारण आया है, अपवर्ड फोर्स के कारण। ठीक है, तो जो ये चेंज ऑफ वेट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्स के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको ये वाला फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी बॉडी को वाटर में मर्ज कराते हैं तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, जितना उसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, और इसका जो बॉडी का वेट लूज होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना अपवर्ड फोर्स लगा है। ठीक है, जो भी ये बॉडी है ये हमने वाटर में डिस्प्लेस किया था, वाटर में मर्ज कराया था, तो इस बॉडी का वेट लेस अपेयर होता, वो कितना लेस होगा वो अपवर्ड थ्रस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती है। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, हम इसके सरफेस से जितनी हाइट पे जाएंगे उतना वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, और 1 atm इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, तो सिंपल है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है किस किस का, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी
यहाँ पे रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का और वाटर की डेंसिटी का। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्विक रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर का। सबसे फर्स्ट हमने देखा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ये नेचर में वीकेस्ट फोर्स होता है और इसको सबसे पहले न्यूटन ने डिस्क्राइब किया, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने बताया यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मान लो आप हो, सही है, चेयर है, टेबल है, ये सब एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां से आपकी ये दो इक्वेशन बनी, सही है, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये दूसरे ऑब्जेक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल और इनके बीच का जो ये गैप है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां से आपका ये क्या आया? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था? ये सन है, ये प्लेनेट है, सन प्लेनेट पे कुछ फोर्स लगाए, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसका जो ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे को छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो यूनिट टाइम में उसकी जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9.8। नेक्स्ट हमने रिलेशन देखा स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में। इसमें हमने न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की। नेक्स्ट न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से हमने ये दूसरी इक्वेशन F इक्वल टू एम जी। ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हो तो जो ये न्यूटन के मोशन की इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे आपको a को रिप्लेस करके g रखोगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप यहाँ पे a को हटा के g लिखोगे। ठीक है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव जी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव जी। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा मास और वेट। तो मास क्या होता है? किसी भी बॉडी ने जितना मैटर कंटेंट किया होता है उसको हम कहते हैं मास। मास की ऐसा यूनिट होती है केजी और ये कांस्टेंट होता है, ये कहीं भी वेरी नहीं करता। मान लो आपका मास यहाँ पे 20 केजी है तो मून पे भी 20 केजी रहेगा। नेक्स्ट है वेट। वेट क्या होता है? जितना हम पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है वही क्या होता है? वेट। ठीक है, तो वेट इक्वल टू आप सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, वेट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, मास क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी। वेट क्या था? ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मून पे जो हमारा वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है, तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के अगर आपका वेट यहाँ पे 60 kg है तो मून पे जाके उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, ये आपका कोई एरिया है, इसके यूनिट एरिया पे आप जितना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे वो होगा प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर इन ए फ्लूइड। तो जिस भी कंटेनर में आप फ्लूइड रखते हो तो उसके वेट के कारण उस पर एक प्रेशर लगता है, उसी को हम कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड।
जितनी आप हाइट बढ़ाते रहोगे, सही है, डेप्थ, उतनी आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका ये कंटेनर है, इसमें आपने फ्लूइड रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा इस वाले एरिया पे, सही है, जो सबसे नीचे का एरिया होगा, क्योंकि जितनी आपकी डेप्थ बढ़ेगी उतना आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये प्रेशर किसके कारण होता है? फ्लूइड के वेट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट था बाउंसी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली मर्ज कराते हो किसी लिक्विड में, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स वर्क करता है, उसी को हम कहते हैं बाउंसी फोर्स या बाउंसी, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेट बाउंसी फोर्स से ज़्यादा है तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा? फुली मर्ज हो जाएगा, मतलब इसमें डूब जाएगा। और अगर आपका बाउंसी फोर्स ग्रेटर है किससे? आपके ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ये बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बताया? अगर किसी बॉडी को आप वाटर में मर्ज या पार्शियली मर्ज कराते हो तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट वर्क करता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा? जितना उस बॉडी ने वाटर डिस्प्लेस किया हो, ठीक है। ये आपका कोई बॉडी था, वो आपने वाटर में वाटर में मर्ज कराया, तो अब ये जो बॉडी जब वाटर में जाएगा तो ये कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, सही है। तो ये वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा? जितना इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो अपवर्ड थ्रस्ट क्या हो गया? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। एक चीज और है, जब हम किसी बॉडी को वाटर में मर्ज करा रहे हैं तो जो ये अपवर्ड थ्रस्ट होगा ये क्या करेगा कि इस बॉडी के जो इसका एक्चुअल वेट होगा उससे थोड़ा सा इसके वेट को कम करेगा, सही है। तो कम क्या करेगा? हमें उसका वेट कम अपेयर होगा, तो जो कितना वेट कम अपेयर होगा वो किसके इक्वल होगा? अपवर्ड थ्रस्ट के इक्वल। तो हमने क्या बोला? जब भी हम किसी बॉडी को वाटर में मर्ज कराते हैं तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा? जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया हो उसके वेट के इक्वल। और वही वही अपवर्ड थ्रस्ट किसके इक्वल होगा? जितना उसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो हम पर एक प्रेशर अप्लाई करती है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर क्या होती है? एयर होती है, सही है। तो एयर किसी यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर लगाएगा वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? किसी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी कितना होता है? 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, सही है। 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया होगा कि किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी, तो आपको याद होना चाहिए जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतनी चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, इस तरीके से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब जो हमने इसका वर्क कैलकुलेट करना, वर्क कितना होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल है, जितना हमने फोर्स लगाया और जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वर्क, ठीक है। वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, इस तरीके से ये आगे को बढ़ेगा, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क, ठीक है। और सेकंड है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होता है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पर इस तरीके से फोर्स
अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस साइड को मूव कर रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। सही है, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव वर्क। लास्ट आता है जीरो वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे हम कहते हैं जीरो वर्क। इसका एग्जांपल क्या है, अगर आप किसी वॉल को पुश करते हो तो वॉल की पोजीशन चेंज नहीं होती, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो उसको कहेंगे हम निगेटिव वर्क। ठीक है, तो आपको वर्क क्लियर हो गया होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर या जूल। वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम कहते हैं निगेटिव वर्क। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे जीरो वर्क। ठीक है, यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। ठीक है, इसकी फाइनल पोजीशन ये होगी, इनिशियल पोजीशन ये थी। तो यहाँ पे जो वर्क होगा क्या होगा, एफ इंटू एस। ठीक है, तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और जो ये वाला डायग्राम है, ये जीरो फोर्स, जीरो वर्क का एग्जांपल, क्योंकि आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो आपको इतनी कंडीशन याद रखनी है कि वर्क क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको कहेंगे हम वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन, इसमें क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसमें वर्क कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 1 जूल। 1 जूल क्या होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो उसको हम कहेंगे 1 जूल वर्क। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन का, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जूल वर्क हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल फॉर्मूले में पुट कीजिए, W इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे एफ की वैल्यू भी 1 है और एस की वैल्यू भी 1 है, तो जो आपका W निकलेगा वो भी 1 आएगा। सही है, तो ये न्यूटन में था, ये मीटर में था, तो ये आपका किस में आएगा, जूल में। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या होगा, 1 जूल वर्क। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आप यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो वर्क इक्वल टू सिंपल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट है 2, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 kg का कोई बॉडी है, आप इसको ग्राउंड से 1.5 मीटर अबव इसको उठा रहे हो, तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, m इंटू जी और s। तो यहाँ पे जो आपका m दिया है कितना, 15 kg। ठीक है, g की वैल्यू आप 10 कैलकुलेट रख सकते हैं और s की वैल्यू कितनी है 1.5, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 225 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, किसी भी पर्सन या किसी भी बॉडी की वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी। सही है, तो एनर्जी सिंपल है, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। सही है, और इसकी यूनिट भी होती है जूल या न्यूटन और मीटर। करीब करीब वर्क और एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गया, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपकी जो मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी वर्क को करने की, वो क्या हो जाएगी, एनर्जी। एनर्जी 2 टाइप की होती है, वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे
और मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब किसी भी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसके मोशन के कारण प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हैमर है, आपने इसको इस नेल के ऊपर रखा है, सही है, तो यहाँ पे जो ये हैमर की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, तो इस पे कोई वर्क होगा? नहीं होगा, सही है, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। जो ये आपका हैमर है इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। वहीं आप अगर इसको किसी इस तरीके से मूव करके यहाँ पे इसको इस पे हिट करते हैं, किस पे? नेल पे, तो ये क्या होगा? ये नेल इस वुड में अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ये हैमर है ये कौन सी कंडीशन में है? मोशन। तो इसके पास क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज क्या हो रहा है? इस जो ये नेल है ये वुड में चले जाएगा अंदर। ठीक है, तो आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? जब हम हैमर को रेस्ट में किसी नेल के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे नेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम हैमर को किसी वेलोसिटी के या मोशन के थ्रू अगर नेल पे स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या जाएगा? वुड के अंदर अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे? बॉडी का मास, वी क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? क्योंकि देखो एनर्जी इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आप फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए। अब ये बन जाएगा इस तरीके से एस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये फर्स्ट इक्वेशन से वी का सॉरी मोशन की थर्ड इक्वेशन से वी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as से यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका ये वाला डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ आपका एम वी स्क्वायर कहाँ से कैलकुलेट किया आपने? इस तरीके से। ठीक है, एक बार और समझिए अगर आपको दिक्कत हुई तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए, और ये एस, और यहाँ पे आप ए की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे? मोशन की थर्ड इक्वेशन से वी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में तो यू जीरो, तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? वी का स्क्वायर अपॉन 2s। इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो आपका ये कट पिट करके ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उसके पोजीशन के कारण होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क किया, अब ये वर्क किस में स्टोर हो गया? एनर्जी के फॉर्म में, तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, आपने इसको उठा के यहाँ पे ले गए, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है, वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो आपको इतनी बात रखनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से इसका डेरिवेशन आपको करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू होगी एम जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अबव अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है तो वहाँ पे एक्सलेशन हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखते हैं, तो सिंपल आपका ये एम जी एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है तो वो आपको करना है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये क्या है? ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो एम जी और एच होता है, यहाँ पे हाइट जीरो है तो यहाँ पे एम जी एच जीरो है, तो आपकी यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो केवल हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एच हाइट पे जो आपकी जो ये वाली एच हाइट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो,
क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, इसलिए आपका एम वी जीरो होगा, केवल आपका एम जी एच होगा। ठीक है, जो ये मिड की कंडीशन होती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उसका सम किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में आपकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है, सिंपली पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप किस रेट से वर्क को परफॉर्म कर रहे हो वो हो गया पावर। ठीक है, तो सिंपल आप यूनिट टाइम में जितना वर्क करोगे वही होती है पावर, और पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वॉट। ठीक है, 1 वॉट क्या होता है, जब आप 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करते हो तो वो क्या हो गया 1 वॉट। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पावर की यूनिट पता होनी चाहिए, पावर की यूनिट होती है वॉट, और 1 किलोवाट में 1000 वॉट आते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वॉट। ठीक है, 1 किलोवाट पर आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो आपका ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो आपको ये थ्योरी का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा वर्क। वर्क क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क की यूनिट होती है जूल या न्यूटन मीटर। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। आपने इसको इस तरीके से समझा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रही है इस डायरेक्शन, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो और ऑब्जेक्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, आपने इसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया और बॉडी इस तरीके से मूव करी इस डायरेक्शन में, यहाँ को जा रही है। ठीक है, तो अगर आप फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही तो उसको कहेंगे हम निगेटिव वर्क। जीरो वर्क क्या होगा, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे जीरो वर्क। उसका एग्जांपल, आप किसी वॉल पे को अगर पुश करते हो तो वॉल में कोई चेंज नहीं आता, तो वहाँ पे हो गया जीरो वर्क। ठीक है, फिर आपने देखा वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ये फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी यहाँ पहुँच गई, ये क्या हो गया पॉजिटिव वर्क, और यहाँ पे ये कांस्टेंट फोर्स था, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 जूल क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हो तो उसको कहते हैं 1 जूल। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, W इक्वल टू एफ इन टू एस। यहाँ पे आपने एफ की वैल्यू भी 1 है और एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 है, तो वर्क क्या हो गया 1 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना वर्क कर सकते हो वो क्या होगी आपकी एनर्जी। एनर्जी और वर्क इक्वली होते हैं करीब करीब, सही है, और एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और न्यूटन मीटर इसका भी सेम वर्क वाला। यहाँ पे एनर्जी 2 टाइप की होती है, हम मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रही तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी यूनिट क्या होगा जूल। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने ये देखा है, यहाँ पे कोई हैमर था, ये रेस्ट में था किसी नेल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या एनर्जी जीरो थी, लेकिन अगर किसी वेलोसिटी के थ्रू हम इसको नेल पे स्ट्राइक करें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी एनर्जी के कारण ये नेल वुड में अंदर चला जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, अगर किसी बॉडी की एनर्जी उसके पोजिशन के कारण हो रही है, सही है, अगर किसी बॉडी में जो एनर्जी है वो पोजीशन के कारण हो रही है तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी को वन प्लेस से अनदर प्लेस में ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप किसी बॉडी को किसी हाइट तक ले जाते हो तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। ठीक है, डार्ट वर्क इक्वल टू एम जी एच, मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड हाइट। ठीक है, नेक्स्ट एंड टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बस। ठीक है,
नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितने टाइम में कितना वर्क कर दे रहे हो वो आपकी क्या होगी? पावर होगी। ठीक है, सिंपल आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू W/T। इसका यूनिट होता है वॉट या जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वॉट क्या होगा? जब आप 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 सेकंड में, तो वहाँ पे क्या हो गया? 1 वॉट। ठीक है, 1 किलो वॉट इक्वल टू 10⁻³ वॉट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन हमारे कानों में सेंसेशन जनरेट करता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लाइक एयर एंड वाटर। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है साउंड वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करते हैं। मैकेनिकल वेव 2 टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक क्या है? लाइट वेव। और इस डायग्राम से आप समझिए ये डायरेक्शन किसकी है? पार्टिकल के मूव की, तो इनका जो वाइब्रेशन हो रहा है इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उनका वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में होता है। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये डायरेक्शन है मीडियम के पार्टिकल की मूव होने की, तो इनका वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये वाइब्रेट करेंगे इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये आप डायग्राम में समझ सकते हैं। ये इसी डायरेक्शन में इनका वाइब्रेशन हो रहा है और इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। तो साउंड में जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरीके से अपने जगह में क्या करते हैं? ये रिपीट मोशन, ये इस तरीके से मूव करेगा और इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर ये इस तरीके से मूव करेगा, इस नेक्स्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, नेक्स्ट वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो साउंड इस तरीके से ये आगे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी और स्पीड से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से साउंड वेव जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इससे ये जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में साउंड वेव जितने साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में जितने भी साइकिल साउंड वेव कंप्लीट करेगा वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या हो गया? टाइम पीरियड। नेक्स्ट है वेवलेंथ। 2 कंजिक्यूटिव कंप्रेसिव और 2 कंजिक्यूटिव रियर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ये देखिए आप, 2 कंजिक्यूटिव कंप्रेसिव एंड 2 कंजिक्यूटिव रियर फ्रैक्शन, इन दो के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। लास्ट है स्पीड। 1 सेकंड में साउंड वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए आप, मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव वो होती है उसकी एम्पलीट्यूड। 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगी वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हो जाता है उसका टाइम पीरियड।
दो कंजिक्यूटिव या रियर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है उसका वेवलेंथ, और 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है साउंड वेव वो हो जाती है उसकी स्पीड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इससे बेस कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पे साउंड की जो फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, वेवलेंथ है 10 मीटर और आपको स्पीड फाइंड करनी है। सही है, तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। यहाँ पे v क्या है, साउंड की स्पीड, n क्या है इसकी फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है 5 हर्ट्ज और स्पीड दिया है और आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए v इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, और आपको v और n दिया है, तो v अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। तो आप ये इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका फिजिक्स कंप्लीट होता है। आपके सभी चैप्टर यहाँ पे कवर किए हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सभी टॉपिक समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।